इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, यानी वेव्स का मिलना, वेव्स का मिलना, वेव्स का मिलना। कहानी की शुरुआत होती है, मान लो ये कोई एक मीडियम है और इस मीडियम में कोई पार्टिकल है P, इस मीडियम में एक पार्टिकल P है और यहां से कोई एक वेव आई इस पार्टिकल के पास। हमारे सिलेबस में कैसी वेव है? हार्मोनिक वेव है। तो ये कोई हार्मोनिक वेव आई पार्टिकल P पे। अब ये P का क्या कराएगी? ये P का SHM कराएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे मान लो यहाँ पार्टिकल P है, यहाँ से वेव आई, ये P को पकड़ेगी, नीचे ले जाएगी, बीच में लाएगी, ऊपर ले जाएगी, बीच में लाएगी, नीचे ले जाएगी, यानी P का होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। पार्टिकल का SHM होने लगेगा बिकॉज ऑफ दिस वेव। ठीक है, बहुत बढ़िया है। मान लो उसी समय इधर से एक दूसरी वेव आ गई, अरे हाय हाय हाय, लो दूसरी वेव भी आ गई। क्या देते हैं? इस वेव की इक्वेशन है कुछ y1 और इस वेव की इक्वेशन है कुछ y2। अब पार्टिकल P परेशान, किसकी बात माने, है ना? जैसे मान लो ये वाली वेव पार्टिकल से कह रही है ऊपर चलो, ये वाली वेव पार्टिकल से कह रही है नीचे चलो, पार्टिकल किधर जाए? तो ये डिसाइड होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। घबराना नहीं है, क्या है? नाम लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कुछ नहीं, बड़ा आसान है, समझ लो, बहुत ही आसान। समझ लो ये वेव आती है, पार्टिकल P से कहती है चलो ऊपर चलो 5 सेंटीमीटर। पार्टिकल ने कहा ठीक है, ऊपर चलते हैं 5 सेंटीमीटर। तब तक ये वेव भी आ गई, ये भी पार्टिकल से कहती है चलो ऊपर चलो 5 सेंटीमीटर। अब पार्टिकल कितना ऊपर जाएगा? 10 सेंटीमीटर। इसकी बात भी सुना, इसकी बात भी सुना, टोटल कितना ऊपर गया? 10 सेंटीमीटर। मान लो ये वेव पार्टिकल से कहती है ऊपर चलो 5 सेंटीमीटर और ये वाली वेव कहती है ना तुम नीचे चलो 5 सेंटीमीटर। अब पार्टिकल कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, है ना? 5 और 5 खत्म, पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पे रह जाएगा। मान लो ये वेव पार्टिकल से कहती है ऊपर चलो 5 सेंटीमीटर और दूसरी वाली वेव पार्टिकल से कहती है नीचे चलो 3 सेंटीमीटर, तो पार्टिकल किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। कितना? 2 सेंटीमीटर। सब समझ गया, जोड़ना घटाना है। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करते हैं टू कैलकुलेट द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, टू कैलकुलेट नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। इसके ऊपर लगा लो वेक्टर साइन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, which is equals to the vector sum of the displacement produced by each wave alone। समझ में आ गया? वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच वेव अलोन। इसने कहा 5 ऊपर, इसने कहा 5 ऊपर, +5 10 सेंटीमीटर। इसने कहा 5 ऊपर, इसने कहा 5 नीचे, +5 -5 0 सेंटीमीटर। इसने कहा 5 ऊपर, इसने कहा 3 नीचे, +5 -3 2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स? वेव्स का मिलना। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? जब वेव्स मिलेंगी, मान लो इस कमरे में बहुत सारी वेव्स हैं और सब मिल गई, तो ये पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये पार्टिकल इस वेव की बात भी मानेगा, इस वेव की बात भी मानेगा, इस वेव की बात भी मानेगा, अपना नेट डिस्प्लेसमेंट कहेगा कि आओ जितना सबको डिस्प्लेसमेंट देना है दो, हम सबको जोड़ देंगे। कुछ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देंगे, कुछ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देंगे। वेक्टर सम करना जरूरी है। अब जैसे आपके सिलेबस में तो हार्मोनिक वेव्स और सिंपल केस ऊपर नीचे वाला ही आएगा, बट कुछ केस ऐसा भी बन सकता है कि ये जो दो वेव हैं ऐसा डिस्प्लेसमेंट दे। मान लो y1 पार्टिकल से कहे ऊपर चलो 4 सेंटीमीटर और y2 पार्टिकल से कहे इस तरफ चलो 3 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का वेक्टर सम करना है, तो 4 और 3 90 डिग्री पे, तो वेक्टर सम नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो जरूरी नहीं कि ऊपर नीचे ही कहानी हो, कैसी भी कहानी हो सकती है, ठीक है ना? वेक्टर सम करना है, बस याद रखना है। 4 ऊपर 3 इधर, तो वेक्टर सम हो गया 5। क्या ये वाला केस आपको मिलेगा नहीं? आपको 99% केस में आपके सिलेबस में ऊपर नीचे वाला ही केस मिलने वाला है, ये पार्टिकल भी। क्लियर है? सो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? किताब में जौ जौ करके लिखा होता है व्हेन देयर आर मोर देन वन वेव, व्हेन देयर आर मोर देन वन वेव traveling in a same medium,
then the net displacement of the particle, is given by the vector sum of the displacement produced by each wave alone. Clear? इसको अपनी भाषा में आप चाहो तो लिख लो. When there are more than one wave traveling in the same medium, then the net displacement of a particle is given by vector sum of the displacement produced by each wave alone. लिख लिया? लिख लो. अब सुनो, एक और बात कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. वो ये कहता है कि एक वेव को दूसरी वेव से कोई फर्क नहीं पड़ता. मिसाल के तौर पे मान लो y1 आया, पार्टिकल p से कहा 5 सेंटीमीटर ऊपर चलो, पार्टिकल ने कहा ठीक है. अब अचानक से मीडियम में y2 भी आ गई, दूसरी वेव भी. पर y2 के आने के बाद y1 की वजह से, फिर से y2 के आने के बाद y1 की वजह से जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उतना ही होगा. भले ही y2 आके पार्टिकल से कह दे नीचे की तरफ चलो 3 सेंटीमीटर, पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2, पर अभी भी पार्टिकल y1 की वजह से कितना ऊपर जा रहा 5. यानी when there are more than one wave in a medium, each wave travels as if it is present alone. एक वेव को दूसरे वेव से फर्क नहीं पड़ता. y2 पार्टिकल को 3 सेंटीमीटर नीचे ले जा रहा था, फिर y1 भी आ गया, अभी भी y2 पार्टिकल को 3 सेंटीमीटर ही नीचे ले जा रहा है. यह बात अलग है कि पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर है, पर y2 के डिस्प्लेसमेंट को y1 से फर्क नहीं पड़ा. पार्टिकल को फर्क पड़ रहा है पर वेव को फर्क नहीं पड़ रहा. ये वेव शुरू में भी 5 सेंटीमीटर उठा रही थी, अभी भी 5 सेंटीमीटर उठा रही. दूसरी वेव के आने से इसकी खुद की प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा. हाँ, पार्टिकल रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लेगा विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वेव्स. हो सकता है यहाँ 2 से ज्यादा वेव हो, उस केस में आप लिख दोगे, समझदार हो, y net is equals to जौ प्लस जौ प्लस जौ प्लस जौ, मतलब जितनी भी वेव्स हैं सबका वेक्टर सम कर लो डिस्प्लेसमेंट का. क्लियर है? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से 2 बात समझ में आई. When there are more than one wave traveling in the same medium, then the net displacement of a particle is given by the vector sum of the displacement produced by each wave. और दूसरी बात, when there are more than one wave traveling in the same medium, each wave travels as if it is present alone. चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं. अब बात करते हैं कि कब डिस्प्लेसमेंट जुड़ेगा, है ना, कब 5 जुड़ जाता है, कब माइनस हो जाता है, ये कैसे डिसाइड होगा वेव के केस में. ये डिसीजन लेना है. मैं मिटा रहे इसको. चलो अब ये डिसीजन लेना है कि कब डिस्प्लेसमेंट जुड़ेगा, कब माइनस होगा. तो बच्चों ये डिसाइड करने के लिए कहानी आपको समझनी होगी फेज डिफरेंस की. चलो फेज डिफरेंस की कहानी के लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं. अच्छा, हमें बात करनी है लाइट के इंटरफेरेंस की नेक्स्ट वीडियो से. तो मान लेते हैं अपने पास 2 लाइट सोर्स हैं. यहाँ पे एक लाइट सोर्स है S1, यहाँ पे एक लाइट सोर्स है S2. एक टॉर्च पकड़ के आप खड़े हो, एक टॉर्च पकड़ के आपकी वो खड़ी है. वाह वाह, टॉर्च का प्यार. अच्छा, और यहां मान लो कोई पार्टिकल P है. S1 से पार्टिकल P थोड़ा पास में है, मान लेते हैं x1 डिस्टेंस पे, और S2 से पार्टिकल थोड़ा दूर है, मान लेते हैं x2 डिस्टेंस पे. ठीक है, दोनों से जो पाथ है, हाँ वर्ड ध्यान से सुनो, दोनों से जो पाथ है, पॉइंट का जो पाथ है सोर्स से, वो अलग अलग है. एक से पास में है, एक से दूर में है. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब मान लो जो S1 वाला सोर्स है, जो आप टॉर्च जला के बैठे हो, उसमें से जो वेव निकल रही है उसकी इक्वेशन है y1 is equals to a1 sin ओमेगा t प्लस kx. और इस सोर्स से जो वेव निकल रही वो है y2 is equals to a2 sin ओमेगा t प्लस kx. ये ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन होता है. क्लास 11th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, कोई बात नहीं, कुछ नहीं. वेव का इक्वेशन होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ये कुछ वेवलेंथ से रिलेटेड होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, और ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, ये होता है टाइम. समझ में आ गया? फिर से यहां से, ये होता है एम्पलीट्यूड, ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये कुछ वेवलेंथ से रिलेटेड चीज है, अभी बताएंगे. टी होता है कितना टाइम,
x होता है कि वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x होता है कि वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और y होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। खैर, अब ये दोनों वेव निकली p की तरफ। अच्छा जरा ध्यान देना, इन दोनों वेव में हमने कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी है कि इनका एम्पलीट्यूड अलग है, चलो ठीक है, पर ओमेगा सेम है, के भी सेम है। हमने ओमेगा और के को सेम रखा है, जो कि आपके सिलेबस में 99% केसेस में सेम रहेगा। जब भी दो वेव्स का इंटरफेरेंस कराएगा, भले ही क्लास 11th हो क्लास 12th हो, ओमेगा और के 99% केस में सेम रहेगा। तो इन दोनों वेव्स का ओमेगा सेम है बच्चों। बच्चों ओमेगा होता है 2 पाई एफ, एफ होती है फ्रीक्वेंसी कि एक सेकंड में कितनी वेव बन रही, एक सेकंड में कितनी वेव बन रही। अब ओमेगा सेम है तो एफ भी सेम होगा, तो इन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है। ठीक है। अच्छा ये दोनों वेव आप ध्यान से देखो तो सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है। मीडियम तो सेम ही है, व्हाइट बोर्ड है या मीडियम तो अगर मीडियम सेम है तो वेव की स्पीड सेम होगी, है ना। इंपॉर्टेंट बातें निकल रही हैं, कच्चों समझ में नहीं आ रहा सर। देखो जो वेव की स्पीड होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, वेव पे नहीं, मीडियम पे। तो क्या चीज और सेम है, स्पीड सेम है क्योंकि मीडियम सेम है। अच्छा ध्यान से देखो, इन दोनों वेव का के भी सेम लिया है आपने, तो आप बोलोगे दोनों वेव का क्या सेम है, के भी सेम है। बच्चों जो के होता है वो होता है 2 पाई बटे लैम्डा, लैम्डा होती है वेवलेंथ, के होता है 2 पाई बटे लैम्डा। अब बच्चों के सेम होगा तो लैम्डा भी सेम होगा। सो फाइनली यू कैन से, यहीं पे लिख देते हैं कि इन दोनों वेव्स का के कॉमा लैम्डा इज सेम, और कहीं आप बता दो के क्या होता है 2 पाई बटे लैम्डा। इतनी बातें पहले आप समझो। इन दोनों वेव्स का, अभी जरूरी है समझना, इन दोनों वेव्स का ओमेगा सेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो वेव्स का ओमेगा सेम होता है तो ये दोनों वेव्स या ये दोनों सोर्स कोहेरेंट सोर्स बन जाते हैं। थोड़ी देर बाद बताएंगे, अभी लिख लो कोहेरेंट सोर्स, ओमेगा सेम होने से क्या बन जाएंगे, कोहेरेंट सोर्स बन जाएंगे। कहाँ लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ओमेगा सेम होने से कोहेरेंट सोर्स बन जाएंगे। कोहेरेंट सोर्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है YDSE के लिए, थोड़ी देर बाद इसको हम डिटेल में समझाएंगे, अभी इसको छोड़। अच्छा फ्रीक्वेंसी सेम है, स्पीड सेम है क्योंकि मीडियम सेम है वेव की, और के सेम है, और के सेम होने से वेवलेंथ भी सेम है। ठीक है, अब आते हैं इस पार्टिकल के ऊपर। इस पार्टिकल पे आ रही हैं दो वेव। अच्छा ये वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, x1, तो इस वेव की यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, a1 साइन ओमेगा t प्लस के x1। ठीक है, हमने क्या किया, हमने बोला कि t टाइम के बाद वेव यहां पहुंची। ठीक है, ये हम एक असम्पशन मानते हैं कि t समय के बाद, आफ्टर टाइम t, वेव रीचेस p, या ऐसे लिख लो आफ्टर टाइम t हम निकालने जा रहे y नेट ऑफ p। t टाइम के बाद हम p का नेट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ड्यू टू दीज टू वेव्स। तो ये वेव चली जाओ 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 x1 डिस्टेंस, तो इसकी यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी a1 साइन ओमेगा t प्लस के x1, और ये वेव चली x2 डिस्टेंस, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी a2 साइन ओमेगा t प्लस के x2। अब पार्टिकल पे y1 भी है y2 भी है, तो पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पढ़ लिया है आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, y net will be equal to y1 vector plus y2 vector. This is the net displacement of particle due to this wave and due to this wave. क्या दोनों वेव की कहानी सेम है, नहीं अलग है। अलग क्यों है बच्चों, बिकॉज ऑफ द पाथ डिफरेंस, बिकॉज ऑफ द पाथ डिफरेंस, दोनों का जो पाथ है वो अलग अलग है। S1 ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है और S2 वाले ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। चलिए अब हम y net लिखेंगे, सो y net will be a1 साइन ओमेगा t प्लस के x1 प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस के x2। देखो वेव की चीज कंफ्यूज बहुत करती है, तो धीमे धीमे चलो। मैंने बोला कि मेरे पास
दो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं या साउंड हैं, कोई भी वेव सोर्सेज हैं, एक आपने पकड़ रखा है, एक आपकी उनने पकड़ रखा है, उनने मतलब आपकी बहन ने, ठीक है। तो दोनों ने टॉर्च जलाया, यहां से एक वेव निकली x1 डिस्टेंस और यहां से x2 डिस्टेंस। अब ये जो बंदा है इसको लाइट यहां से दिखाई पड़ेगी कि यहां से, दोनों का इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। अब हमने कहा यहां से जो वेव निकल रही है इक्वेशन, यहां से जो वेव निकल रही है इक्वेशन, ध्यान देना कि दोनों वेव का ओमेगा सेम रखा, ओमेगा सेम रखोगे तभी मस्ट इंटरफेरेंस तभी मिलता है। अभी हम देखेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक इंटरफेरेंस का पैटर्न होता है, ब्राइट डार्क, वो सबसे मस्त एकदम चमकीला एकदम सुंदर सा तभी मिलता है जब ओमेगा दोनों वेव का सेम हो, बार बार बोलूंगा मैं। और जब ओमेगा सेम है तो सोर्सेस कैसे कहलाएंगे, कोहेरेंट सोर्सेस। होता क्या अभी बात बताएंगे विराटो, ओमेगा सेम तो कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं। अच्छा, ओमेगा सेम तो फ्रीक्वेंसी सेम, मीडियम सेम तो स्पीड ऑफ वेव सेम, के हमने सेम दिया हुआ है, के सेम तो लैम्डा सेम, के इज 2 पाई बटे लैम्डा। फिर हमने कहा कि टी टाइम के बाद ये वेव भी यहां पहुंची, ये वेव भी यहां पहुंची, इस वेव की इक्वेशन बनी ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, इसकी बनी ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। हमने कहा पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट ये रहा। यहां तक बात समझ में आई। पार्टिकल करेगा क्या, पार्टिकल करेगा एसएचएम, पार्टिकल करेगा एसएचएम, एक वेव भी एसएचएम करा रही, दूसरी भी एसएचएम करा रही, दोनों का कॉम्बिनेशन। यानी पार्टिकल करेगा कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। See, this is the equation of wave, but this is the equation of SHM. ये वेव का इक्वेशन है क्योंकि इसमें x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं रखी गई है, t की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं रखी गई, तो अभी ये वेव है, x और t रखने पर ये एक SHM बन जाएगा। आपने बोला t टाइम के बाद, x1 डिस्टेंस के बाद, x2 डिस्टेंस के बाद क्या डिस्प्लेसमेंट होगा किसी एक गिवन पार्टिकल का। अब ये वेव नहीं है, अब ये पार्टिकल की कहानी है। बच्चे बड़े कंफ्यूजन होते हैं कि वेव क्या है, एसएचएम। नाउ दिस इज एसएचएम, दिस इज नॉट वेव। भाई वेव क्या टाइम और एक्स तो रखा ही ना, तो चल रहा है, स्पेस टाइम में कहीं भी जा सकता था वो। पर अभी आपने स्पेस भी फिक्स कर दिया, टाइम भी फिक्स कर दिया। अब ये किसी पार्टिकल की बात हो रही है, वेव की नहीं, कि वो पार्टिकल कैसा एसएचएम कर रहा, तो वो पार्टिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम कर रहा। इट्स कॉम्बिनेशन, आई नो दैट, बट ये पार्टिकल कॉम्बिनेशन कर रहा है ऑफ एसएचएम। अब ये कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या है, इस वेव का एम्पलीट्यूड a1, इसका a2, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए इंपॉर्टेंट होगी कहानी फेज डिफरेंस की। अब ये फेज डिफरेंस क्या चीज है, ये जो चीज लिखी होती है वेव के अंदर, ये जो चीज लिखी होती है साइन कॉस के बाद, यहां कॉस भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, ये जो चीज लिखी होती है this is called phase, this is called phase, this is called phase। आप ध्यान से देखो, यहां पहुंचते पहुंचते इन दोनों वेव्स का फेज डिफर कर गया। शुरू में डिफरेंस नहीं था, यहां पहुंचते पहुंचते इन दोनों वेव्स का फेज डिफर कर गया। किस वजह से, किस वजह से, किस वजह से, बिकॉज ऑफ पाथ डिफरेंस। अगर दोनों की पाथ भी सेम होती, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर चलता, तो शायद इनका फेज भी सेम होता, पर पाथ डिफरेंस होने की वजह से इनका फेज भी डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब फेज डिफरेंस समझना जरूरी है, तभी आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल पाओगे इसके एसएचएम का। सोचो अगर ये वेव ना होती, सोचो अगर ये वेव ना होती तो इसका एम्पलीट्यूड a1 होता, इस पार्टिकल का डुम 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 डुम। सोचो ये वेव ना होती तो इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड a2 होता है, कहानी का कोई मतलब नहीं। पर अभी दोनों वेव आ गई, अब एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 होगा, a1 माइनस a2 होगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर होगा। इस पार्टिकल का एक्चुअल एम्पलीट्यूड क्या है, ये डिपेंड करेगा फेज डिफरेंस पे। दो वेव साथ में जुड़ेंगी कि सब्ट्रैक्ट होंगी कि 90 डिग्री पे है, ये सब डिपेंड करता है फेज डिफरेंस पे। तो अब कहानी आएगी फेज डिफरेंस की। मैं क्या मिटा लूं यहां से, क्या मिटा लूं जो सबसे कम इंपॉर्टेंट हो। ये चीजें आपने नोट कर ली है, ध्यान देना, x2 बड़ा है x1 छोटा है, ये ध्यान देना। नोट कर लो इसको, फिर मिटा दें, नोट कर लो फिर मिटा दें। नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लो। काटा न था
निकल गया, सूरज न था जो मैं ढल गया। मिटा लिया लिख लिया, मिटा देते चलो। हाँ तो भाई, तो ये हुई बात। अब हम बात कर रहे हैं फेज डिफरेंस की, और जरूरी किस लिए ये, ताकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिले। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है। फेज डिफरेंस को हम बोलेंगे फाई, फेज डिफरेंस फाई। अपने आप बता दो फेज डिफरेंस कितना होगा भाई, एक के फेज में से दूसरे का फेज घटा दो, फेज डिफरेंस। किसका फेज बड़ा है आपको समझ में आ रहा है, इसका फेज बड़ा है क्योंकि x2 बड़ा है ना, बाकी सब तो सेम है, x2 बड़ा है। तो यहां से हो जाएगा ओमेगा टी प्लस के x2 माइनस ओमेगा टी प्लस के x1, एक के फेज में से दूसरे का फेज हटा देने का। यहां से फाई इज इक्वल्स टू के x2 माइनस x1। बोलो ओमेगा टी मर गया जयराम जी की, के x2 माइनस के x1, के कॉमन होगा। यहां से आप बोलोगे फाई इज इक्वल्स टू के को बोलते हैं, चलो के ही लिख लेते हैं, और x2 माइनस x1 को हमने बोला डेल्टा x, x2 माइनस x1 को बोला डेल्टा x। डेल्टा x होता है पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्यों आ रहा है, पाथ डिफरेंस की वजह से। अगर दोनों की पाथ सेम होती तो x1 x2 सेम होता तो फेज में कोई डिफरेंस नहीं होता। फेज डिफरेंस क्यों आ रहा, पाथ डिफरेंस है। k की वैल्यू रख दो 2 पाई बटे लैम्डा, 2 पाई बटे लैम्डा इनटू डेल्टा x। इस पे बनेगा बॉक्स, इसको करेंगे याद। डेल्टा x हो गया पाथ डिफरेंस और फाई हो गया फेज डिफरेंस। इतनी बातें नोट करें, पहले छाप लें इसको। आ रहा है समझ में, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस, फाई इज फेज डिफरेंस। बहुत ही क्लियर बात थी। वेव के साइन कॉस में जो लगा उसको फेज बोलते हैं। दोनों वेव्स का फेज डिफर हो गया क्योंकि एक वेव कम चली, एक वेव ज्यादा चली। ये फेज डिफरेंस है क्या, थोड़ा फील थोड़ा नहीं आ रहा है, रट के चले जाएंगे। देखो ऐसे समझो, हमारे फिजिक्स के टीचर थे, मिश्रा सर थे। तो मिश्रा सर बताते थे कि स्कूल में थे, तो ठीक है इतना बताना काफी है। तो उन्होंने बताया था कि लेट इट बी एक्स, नाम नहीं, हाँ उन्होंने मुझको बताया, भूल जाओ। तो उन्होंने बताया था कि समझ लो ये दो सांप हैं, क्या है, सांप है। ये दोनों सांप एक साथ चल रहे हैं, नाग और नागिन एकदम साथ साथ। ये तो सर आप बस उसका ट्रक का वो बजा रहे हो हॉर्न, ऐसे बजाते ना हाईवे पे। खैर, तो ये दोनों सांप एकदम सिंक्रोनाइज होके चले थे, कोहेरेंट सोर्सेज लिए थे, मस्त सिंक्रोनाइज होके चल रहे थे। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब क्या हुआ, एक सांप ज्यादा डिस्टेंस चला, एक सांप ज्यादा डिस्टेंस चला, एक सांप कट डिस्टेंस चला। तो हो सकता है पी पॉइंट पहुंचने पर ये वाला सांप ऐसे नीचे जाना चाह रहा हो और ये वाला सांप ऐसे ऊपर जाना चाह रहा हो। ये है फेज का डिफरेंस। अगर पाथ का डिफरेंस नहीं होता तो दोनों साथ में ऊपर जाते, साथ में नीचे जाते, साथ में ऊपर जाते, साथ में नीचे जाते, और जब पार्टिकल पे पहुंचते तो दोनों सेम फेज में होते। अगर शुरुआत में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ये भी सुनो, शुरू में अगर एक साथ साथ किया है, मान लो शुरू में ही ये नाग जो वैसे चल रहा है और नागिन जो है वो ऐसे चल रही है, नागिन पहले नीचे गई, नाग पहले ऊपर गया, तब तो शुरू से ही फेज डिफरेंस है, तब तो बात भूल जाओ। पर मान लो शुरू से फेज डिफरेंस नहीं है, शुरू से इन दोनों में बड़ा प्यार है, दोनों एकदम साथ साथ चल रहे हैं ऐसे, पर पी पॉइंट पे पहुंचने पे इनपे फेज डिफरेंस आ गया। क्यों? क्योंकि ये कम डिस्टेंस चला एकदम बराबर, ये ज्यादा डिस्टेंस चल रही है। हो सकता हो यहां पहुंचते पहुंचते ये नीचे जाना चाहता हो, ये ऊपर, और ये आ गया फेज डिफरेंस। इसकी वजह से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में कुछ कहानी बनेगी, या a1 प्लस a2, a1 माइनस a2, या हो सकता हो फेज डिफरेंस का भी रोल हो, इस एंगल का भी रोल हो। अब बात क्लियर हो रही है, बढ़िया समझ में आया नाग नागिन से, यही सबको समझ में आता है सर, समझ गए। दोनों बराबर डिस्टेंस चलते थे, दोनों एकदम जैसे नाच रहे थे, एकदम इन स्टेप होते। अभी क्या हुआ, आउट ऑफ स्टेप फॉल कर गए, है ना। ये अपनी स्टेप बराबर कर रहा है, ये देर में पहुंची वहां तक। हाँ, शुरू में ही फेज डिफरेंस तब तो बात ही अलग है, तब तो फेज डिफरेंस रहेगा। सब डिपेंड करेगा इस पे, ये समझ लो, पार्ट डिफरेंस पे। सब डिपेंड करेगा पार्ट डिफरेंस पे। हो सकता है इनके जो डांस मूव हो, इसको एक बार चक्कर काटना हो हर 2-2 सेकंड पे, तो ये एक बार काट के पहुंचा हो, ये 2 बार काट के पहुंची हो, दोनों हो सकता है वहां पहुंच के फिर इन फेज हो जाए। तो सब डिपेंड करेगा पार्ट डिफरेंस पे। पार्ट डिफरेंस से मिला फेज डिफरेंस,
फेज डिफरेंस से डिसाइड होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब छापो एंड प्लीज फॉर द गॉड सेक जाके ये कहानी अपने टीचर्स को मत सुनाना सर, नाग नागिन जाके सर व्हाट इज फेज डिफरेंस सर, टी टी डोंट डू दिस। इसको नोट कर लो वरना पिटोगे 11 12 में, इतना बुरा लगेगा ना। मिटा दे इसको, छाप लिया, मिटा रहे, छाप लिया ये चीज। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, फाई इज इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। चलो अब बात करते हैं कि इस पार्टिकल पी का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है। फेज डिफरेंस क्लियर हो गया। अच्छा इन दोनों में से कौन सी वेव आगे है ये तो बता दो फेज के टर्म्स में, ये आगे है ना। अब देखो हम एक आपको शॉर्टकट बता रहे हैं दो एसएचएम को जोड़ने का तरीका। इसको जो एक्चुअल तरीका है ना वो 2 पन्ना ले लेगा, मतलब व्हाइट बोर्ड में भी 2 बार लिखना पड़ेगा। इसका जो एक्चुअल तरीका है इनको ज्वाइन करके रिजल्टेंट इक्वेशन निकालने का बहुत लंबा तरीका है, बट हमने ये आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम में इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वही हम यूज करने जा रहे हैं। इसको हो सकता हो किताब में तुम देखो तो बहुत लंबा तरीका है, वो बोलेगा इसको ये साइन थीटा मान लो, इसको ये कॉस थीटा मान लो, बहुत लंबा। हम ये सब नहीं करेंगे, हम देखो बड़ा शॉर्ट में बताते हैं। इन दोनों में से छोटा फेज किसका है, इसका। तो पहले इसको बना लो, यहां पे मैंने बना लिया इसको, ये बना लिया ए। सबको वेक्टर आता है, पैरेललोग्राम लॉ वगैरह आता है, बस हो गया। जिसका छोटा फेज है उसको पहले बना लिया, ये है a1 sin ओमेगा t प्लस के x1। अब ये इससे कितना आगे है, फाई। फेज डिफरेंस कितना आगे है, फाई। भाई ये वाला इससे कितना आगे है, kx2 माइनस kx1, और उसी को तो आप फाई बोल रहे हो। तो आप फाई एंगल आगे बना लो a2, यहां से कितना आगे, फाई एंगल, वेयर फाई स्टैंड्स फॉर kx2 माइनस x1, इतना ही तो आगे है ना ये kx2, उतना आगे बना लो a2। अब पैरेललोग्राम लॉ याद कर लो, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो इन दोनों का वेक्टर सम है। अरे बड़ा आसान हो गया। क्या करते थे, यहां से ऐसे डुम 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 डुम, यहां से ऐसे डुम 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 डुम, यहां से बनाते थे डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ये हो गया AR रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या होता था इसका फॉर्मूला, R इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सबको याद है। सो AR स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है। क्लियर? दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसका, पार्टिकल के एसएचएम का। अब पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन भी मिल जाए तो क्या बात है। तो पार्टिकल के एसएचएम की जो इक्वेशन मिलेगी, वाईनेट को मैं YR लिख रहा हूं, वाईनेट को मैं YR लिख रहा हूं, वो होगा AR साइन, आओ देखते हैं, यानी पार्टिकल इस पे जा रहा है। फिर से पहली वाली वेव इस पे जा रही है, दूसरी वाली वेव इस पे जा रही है, और पार्टिकल इस पे जा रहा है। पहली वाली वेव की इक्वेशन a1 sin ओमेगा t प्लस kx1, मतलब पहले वाले एसएचएम की, दूसरे वाले का a2 sin ओमेगा t प्लस kx2। अरे दोनों एसएचएम है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। मैंने बोला ना अब ये एसएचएम है क्योंकि t और x की पर्टिकुलर वैल्यू डाल दी है, अब ये वेव नहीं है। तो पहले वाले एसएचएम a1 sin ओमेगा t प्लस kx1, दूसरा a2 sin ओमेगा t प्लस kx2। ठीक है यार, इसका भी a तो मिल गया है, चाहिए क्या ये साइन वाला। अच्छा AR A1 से कितना आगे है, मान लेते हैं AR A1 से थीटा एंगल आगे है, मान लेते हैं AR A1 से थीटा एंगल आगे। A1 की इक्वेशन क्या है, साइन ओमेगा t प्लस kx1। A2 की क्या लिखी है आपने, साइन ओमेगा t प्लस kx2। तो AR की क्या लिख सकते हो, साइन ओमेगा t प्लस kx1 प्लस थीटा। अरे भाई यहां तक तो है ही ओमेगा टी प्लस kx1, उससे कितना आगे है, थीटा, तो थीटा। ये ओमेगा टी प्लस kx1 कितना आगे है, थीटा, तो प्लस थीटा। अब ये थीटा कैसे निकलेगा, अरे ये तो आपने वेक्टर्स में पढ़ रखा है, tan थीटा इज इक्वल्स टू a2 sin phi अपॉन a1 प्लस a2 cos phi। पढ़ रखा है वेक्टर में, tan थीटा निकालने का तरीका, b sin थीटा, b sin phi अपॉन a प्लस b cos phi, ये तो पढ़ रखा होगा। तो ये आपको थीटा मिल गया, ये आपको AR मिल गया, ये आपको रिजल्टेंट एसएचएम की इक्वेशन।
अच्छा यहाँ पे ये क्यों किया, देखो यहां तक ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, उससे कितना आगे थीटा। क्लियर है, तो इसको नोट करें, फिर आगे हम बात करते हैं इसी पे। छापे पहले इतनी चीजें। हाँ भाई, तो इतना नोट कर लिया। क्या क्या मिला आपको इसमें भाई, कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है, ए आर है, कैसे निकला वो, दोनों एम्पलीट्यूड का एक तरह से वेक्टर सम किया है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos phi, where phi is the phase difference between the two SHM या two waves भी आप कह सकते हो, है ना भाई। एक ओमेगा टी प्लस के x2 पे, एक ओमेगा टी प्लस के x1 पे है, तो फेज डिफरेंस कितना है पाई के x2 माइनस के x1। और कितनी ऊपर जा रही है ये वेव, या इसका फेज कैसे निकालेंगे, SHM का वेव का नहीं, इस SHM का फेज कैसे निकालेंगे, तो ओमेगा टी प्लस के x1 यहां तक हो चुका है, इससे थीटा और आगे चले गए। ओमेगा टी प्लस के x1 हो चुका है, इससे थीटा और आगे। tan थीटा निकालने का तरीका आपको पता है, ये आप पढ़ चुके हो कहां पे, ये आप पढ़ चुके हो वेक्टर्स में। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा एक मिनट, जब कोहेरेंट सोर्सेज आपको समझाया जाए क्या होता है। कोहेरेंट सोर्सेज बहुत जरूरी है वाईडीएसी समझने के लिए। एक बढ़िया इंटरफेरेंस आपको तभी मिलेगा जब कोहेरेंट सोर्सेज हो। तो हेडिंग लगाएं कोहेरेंट सोर्सेज। अब देखो ये क्या चीज है, वही मान लो अपना एक सोर्स था S1, एक सोर्स था S2, ठीक है, यहाँ पॉइंट था P, यहाँ से वेव डुंग 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 आई, यहाँ से दूसरी वेव डुंग 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 आई, ये x1 डिस्टेंस चला, ये x2 डिस्टेंस चला। इस वाले वेव की इक्वेशन क्या थी अपनी, y1 इज इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t प्लस kx। इसकी इक्वेशन क्या थी, y2 इज इक्वल्स टू a2 sin ओमेगा t प्लस kx। टी टाइम के बाद जब यहां पे पहुंची तो इसकी इक्वेशन हो गई a1 sin ओमेगा t प्लस के x1, इसकी हो गई a2 sin ओमेगा t प्लस के x2। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि कोहेरेंट सोर्सेस तभी होंगे जब ओमेगा सेम होगा। अभी आप कहोगे सर कोहेरेंट सोर्स होता क्या है, धीमे धीमे समझ में आएगा। थोड़ी देर के लिए मान लो कि इन दोनों वेव्स का ओमेगा डिफरेंट है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि इन दोनों वेव्स का ओमेगा डिफरेंट है। मान लो ये ओमेगा 1t, ये ओमेगा 2t, तो यहां आके ये ओमेगा 1t, ये ओमेगा 2t। इस केस में जो इन दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस होगा, इस केस में इन दोनों वेव्स का जो फेज डिफरेंस होगा P पॉइंट पे आके, वो कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस। तो हम कह सकते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस x2 माइनस x1 इंटू के, बोले यही होगा। इसमें से ये माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे, ओमेगा टी वाला टर्म इस बार कैंसिल नहीं होगा। यानी इस केस में हमने क्या कहा, हमने कहा कि कोहेरेंट सोर्स तभी होंगे जब ओमेगा सेम हो। हमने कहा मान लेते हैं कि ओमेगा डिफरेंट है, ओमेगा 1 ओमेगा 2। हमने कहा जब ओमेगा डिफरेंट है तब फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से माइनस करोगे तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस x2 माइनस x1 इंटू के। जरा ध्यान दो, ये जो फेज डिफरेंस है ये टाइम पे डिपेंड करेगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो फेज डिफरेंस है क्या वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। पिछली बार ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पिछली बार फेज डिफरेंस सिर्फ पाथ पे डिपेंड कर रहा था, टाइम से मतलब ही नहीं था। अब इससे क्या होगा बच्चों, अब इससे ये होगा कि फेज डिफरेंस विथ वेरी विथ टाइम। अच्छा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको याद हो, ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। अब फाई टाइम के साथ चेंज होगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी टाइम के साथ चेंज होगा। भाई ये टाइम के साथ चेंज हुआ तो cos phi टाइम के साथ बदलेगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी टाइम के साथ बदलेगा एट अ गिवन प्लेस, एट अ गिवन प्लेस। इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट P का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वही वेरिएबल हो जाएगा। हाय 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 हाय, नहीं समझ में आया। सोच के देखो, अगर ये दोनों सेम होते तो ये टर्म पूरा गायब हो जाता और फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट होता।
फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट होता, यानी समय चेंज होने पे फेज डिफरेंस चेंज नहीं होता, यानी cos फाई कांस्टेंट रहता। cos फाई समय चेंज होने के साथ चेंज नहीं होता, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड समय के साथ चेंज नहीं होता। यानी अगर किसी जगह पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो वो हमेशा ज्यादा रहेगा, यानी किसी जगह पे अगर ब्राइट स्पॉट है तो वो हमेशा ब्राइट रहेगा, किसी स्पॉट पे अगर तेज साउंड सुनाई पड़ रहा है तो हमेशा तेज साउंड सुनाई पड़ेगा। बाई ब्राइटनेस, लाउडनेस ऑफ साउंड, ऑल दीज थिंग्स डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज? वो सोर्सेज जिनका ओमेगा सेम, अभी तो सिर्फ इतना बता रहे, अभी और डिटेल में चलेंगे, पर मैंने कहा जरा सोचते हैं कि ओमेगा डिफरेंट हो जाए तो क्या होगा, तो ये होगा। इस केस में जो फेज डिफरेंस आएगा वो टाइम पे डिपेंडेंट हो जाएगा। ओमेगा सेम होता तो ये टर्म जीरो, पर फेज अभी ओमेगा अलग अलग है तो फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंडेंट है, यानी cos फाई टाइम पे डिपेंडेंट है, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड टाइम पे डिपेंडेंट है। यानी इसी जगह पर थोड़ी देर के लिए एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा, यानी सेम स्पॉट पे ब्राइट, सेम जगह पे ब्राइट स्पॉट बनेगा, फिर वहीं पे डार्क बन जाएगा। cos phi itself is variable now at a given point, at a given point, at a given point, at a given point। हाय हाय हाय, देख अलग अलग पॉइंट पे, बहुत जरूरी है और स्कूल में नहीं पकड़ में आता है, अलग अलग पॉइंट पे cos phi का अलग होना समझ में आता है। अलग अलग पॉइंट पे पाथ डिफरेंस अलग अलग होगी, यहाँ पे पाथ डिफरेंस कुछ और होगी, है ना, x1 x2 का डिफरेंस अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, अलग अलग पॉइंट पे फाई अलग अलग है, वो ठीक है। अलग अलग पॉइंट पे cos फाई अलग है, सही है। अलग अलग पॉइंट पे एम्पलीट्यूड अलग अलग है, वो सही है। जैसे मान लो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ मिनिमम है, यहाँ मैक्सिमम है, ये सही है। जहां मैक्सिमम है वहां ब्राइट, जहां मिनिमम है वहां डार्क, सही है। ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ऐसा आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, बढ़िया इंटरफेरेंस पैटर्न। पर अगर ओमेगा भी डिफरेंट हो गया तो फेज डिफरेंस विल डिपेंड अपॉन टाइम आल्सो, ये टर्म कैंसिल नहीं होगा, यानी समय चेंज होने पे फेज डिफरेंस चेंज होगा, cos फाई चेंज होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चेंज होगा। किसी समय पे यहां रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ज्यादा, यहीं पे ब्राइट, थोड़ी देर बाद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कम, यहीं पे डार्क। तो कोई फिक्स्ड इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा बढ़िया सा, ब्राइट डार्क ऐसा नहीं मिलेगा। जो पैटर्न होता है ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट, वो नहीं मिलेगा। यहीं पे कभी ब्राइट हुआ, यहीं पे डार्क हुआ, यहीं पे ब्राइट, यहीं पे डार्क, और वो इतना तेज होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको पता भी नहीं चला। तो एक बढ़िया इंटरेस्टिंग, जो वर्ड है बढ़िया नहीं, जो डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न है वो ऑब्जर्व नहीं होगा अगर ओमेगा सेम नहीं हुआ। मैंने कहानी समझाई ओमेगा डिफरेंट करके, क्लियर हुआ है क्या बातें कर रहे हैं हम चाहते हैं कि यहां पे ब्राइट बने एक स्पॉट पे, हम ये चाहते हैं कि P पे हमेशा ब्राइट बने, Q पे हमेशा डार्क बने, R पे हमेशा डार्क बने, S पे फिर से ब्राइट बने। हम चाहते हैं गिवन पोजीशन पे जो इंटेंसिटी है, जो एम्पलीट्यूड है, वो फिक्स रहे। कहां पे? एट अ गिवन प्लेस। वो समय के साथ वेरी ना करे। वेरी पिया बड़ा बेदर्दी, ये टॉपिक भी बड़ा बेदर्दी। कोहेरेंट सोर्स फील आना चाहिए इसका। कोहेरेंट सोर्स मतलब ओमेगा सेम, अभी लिखेंगे डेफिनेशन भी। कोहेरेंट सोर्सेज आर दोस सोर्सेज व्हिच हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस व्हिच डज नॉट वेरी विद टाइम। Coherent sources are those sources which have a constant phase difference which does not vary with the time। ये डेफिनेशन है। पर हम तो बता रहे कि ओमेगा डिफरेंट होने पे प्रॉब्लम क्या है। ओमेगा डिफरेंट होने पे प्रॉब्लम ये है कि फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड कर गया, cos फाई टाइम पे डिपेंड कर गया। किसी भी जगह का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड समय पे डिपेंड कर रहा है। किसी समय पे एम्पलीट्यूड ज्यादा, वहीं पे ब्राइट, किसी समय पे एम्पलीट्यूड कम, वहीं पे डार्क। बढ़िया इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। क्लियर हो गई बात? इसको मिटा रहे। अब डेफिनेशन लिखें कोहेरेंट सोर्सेस की। कोहेरेंट सोर्सेस which have constant phase difference at a given point
which does not vary with time. Has a constant phase difference which does not vary with time at a given point या at a given place. अब सही लग रही है? Coherent sources are those sources which have a constant phase. इनका phase difference बताओ. ओमेगा सेम हो गया. अब बताओ phase difference कितना आ रहा है? phi is equals to k x2 minus x1. ये phase difference किस पे डिपेंड कर रहा है? k पे 2 पाई बाई लैम्डा, तो वेवलेंथ तो कांस्टेंट है भाई. x2 x1 पे जो कि चेंज होगा पोजीशन के साथ. पोजीशन के साथ फेज डिफरेंस अलग हो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम के साथ ना चेंज हो. यहां पे फेज डिफरेंस मान लो कुछ ऐसा आ रहा है कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, सही है, हमेशा मैक्सिमम रहने दो, समय के साथ ना चेंज हो यार. यहां पे अब बात समझ में आ गई है? मान लो यहां का जो फेज डिफरेंस है कुछ ऐसा आ रहा है कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ रहा है, cos फाई कुछ ऐसा है कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो समय के साथ यहां पे एम्पलीट्यूड चेंज ना हो कि कभी मिनिमम हो. यही है कोहेरेंट सोर्सेस. दो सोर्सेस ऑफ लाइट which have a constant phase difference which does not vary with time at a given place. मैं बार बार बोल रहा हूं, जरूरी नहीं कि हर जगह फेज डिफरेंस सेम हो, हर जगह अलग अलग होगा, पर जहां जो होगा वो हमेशा वही रहेगा. जहां जो होगा वो हमेशा वही रहेगा. जैसे मान लो यहाँ पे एम्पलीट्यूड आ रहा है 2 तो हमेशा 2 रहे, यहाँ एम्पलीट्यूड आया 0 तो हमेशा 0 रहे, यहाँ एम्पलीट्यूड 0 तो हमेशा 0 रहे, यहाँ एम्पलीट्यूड 2 तो हमेशा 2 रहे, समय के साथ चेंज नहीं हो. और इसको करने का तरीका क्या है? ओमेगा सेम कर दो. ओमेगा सेम करने से फेज डिफरेंस में ओमेगा टी कैंसिल, और फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, cos फाई टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड टाइम पे